हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमएससी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम 12th ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी तरह से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत समझ में आ जाए। सारे स्टेज का हम आज जिक्र करेंगे कि कितने स्टेज में इसका अध्ययन किया गया है। हम ग्राफ के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम जो डब्ल्यू.एस. थॉमसन है सन 1929 में डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को देने का काम किया था। यानी हम कह सकते हैं सर्वप्रथम डब्ल्यू.एस. थॉमसन के मन में विचार आया कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भी होता है और इसका सिद्धांत इस प्रकार के होना चाहिए, इन्होंने दिया। लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप देने का जो काम है, यानी वैज्ञानिक रूप या तथ्य के साथ हम कह सकते हैं जो क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, इसका जो श्रेय जाता है फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन है 1945 में। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन 1945 में वह इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को वैज्ञानिक तथ्य के साथ क्रमबद्ध अध्ययन किया और उनको एक वैज्ञानिक रूप से उसको प्रस्तुत किया। हम कह सकते हैं यानी वैज्ञानिक तथ्य के साथ क्रमबद्ध अध्ययन करने के साथ साथ वैज्ञानिक रूप में उसको प्रस्तुत किया। इस प्रकार फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन को, ध्यान दीजिएगा, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है, यानी फादर माना जाता है। तो हम देखिए, हम ये भी प्रयास करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन अध्ययन करने के साथ साथ हम छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे बहुविकल्पी स्वरूप में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसका भी हम अध्ययन इसके साथ साथ करेंगे, जिससे हमें कभी भी भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को देने का जो श्रेय आता है वो डब्ल्यू.एस. थॉमसन 1929 में, लेकिन बात क्या है, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ क्रमबद्ध अध्ययन यानी वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन 1945 में दिए थे। इसीलिए इन्हें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक या फादर माना जाता है। आप समझ गए होंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है। अब एक चीज है, ये जो है फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की बात की। इन्होंने कहा इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विचारक हैं, सीपी ब्लैक रेन एक विचारक थे जो इनको 5 अवस्थाओं में बताए। हम कह सकते हैं कि सीपी ब्लेकर एक विद्वान हुए जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्था में इसे रूपित किया, मानी 5 अवस्था में इसे बांट दिया। तो हमने देखा कि फ्रैंक नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई और सीपी ब्लेकर ने इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई। इन 5 अवस्थाओं का हम अभी एक एक करके अध्ययन करेंगे ग्राफ के साथ। लेकिन स्टार्टिंग क्या होता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इसे हम मिटाते हैं और आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है। इन 5 अवस्थाओं की हम बात करते हैं। तो आप जाने होंगे
कि सर्वप्रथम जब व्यक्ति ग्रामीण, यानी देखिए जो भी मानव सभ्यता का जब विकास हुआ होगा तो उस विकास को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो कैसा होगा, ग्रामीण हुआ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब सभ्यता का विकास हुआ तो व्यक्ति कहाँ रहा होगा, गांव में होगा, ग्रामीण, जिसको हम कहते हैं गांव में रहने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्रामीण। तो जो गांव में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयत्न है। ये बताइए, जो गांव में रहेगा वहां पर किसी प्रकार का रोजगार, उद्योग, धंधा ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो गांव की दशा क्या होगी। आज तो गांव की दशाएं बहुत बदल चुकी है, शहर का टक्कर देने वाला है। बहुत सारे गांव हैं जो हर दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है, लेकिन 200 वर्ष पीछे जाएं, 1000 वर्ष पीछे जाएं तो गांव के लोग क्या करते होंगे उनका देखिए। तो ग्रामीण लोग खेती करते होंगे, खेती करते होंगे। अभी बताइए, जो खेती करेगा वो पढ़ पाएगा। अब आज के बात मत करिए, 200 वर्ष पहले की बात करिए या 1000 वर्ष पहले की बात करिए, तो जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो ग्रामीण थी, है कि नहीं। तो ग्रामीण थी तो काम क्या करेगी, खेती का काम करेगी। तो जब खेती का काम करेगी तो क्या पढ़ाई लिखाई कर पाएगी। उस जमाने में बहुत कम लोग पढ़ते लिखते होंगे, तो सभी हम कह सकते हैं कि 99.9% लोग अशिक्षित थे। क्या थे, अशिक्षित थे। तो अब ये 3 कंडीशन आकर उभर करके सामने आता हमारे सामने। ग्रामीण थे तो खेती बाड़ी करेंगे तो उनका जीवन यापन चलेगा, भौतिक संसाधन तो थे नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ग्रामीण खेतिहर तो वो अशिक्षित थे। इसके बाद जब ये गांव से निकल करके, अब सोचिए गांव से निकलेंगे, जब थोड़ा सा अगर आप गांव से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, जब थोड़ा सा आप शिक्षित होंगे। यानी अगर थोड़ा सा जब शिक्षित हो गए, पढ़ लिख लिए, तो आप निकलेंगे नगर के तरफ। कहाँ निकलेंगे, नगर के तरफ। और नगर में जाएंगे तो औद्योगिकरण क्या होगा, हम कह सकते हैं औद्योगिकरण। यानी हम कह सकते हैं कि शहरों में उद्योगों की स्थापना होती है, जहां पे रोजगार के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। अब एक चीज और हम बता दें, जब गांव में खेती करने वाला व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति होगा तो क्या कोई प्लानिंग कर पाएगा। जो आज हम जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर लेते हैं और जनसंख्या वृद्धि को रोकते हैं, हम अशिक्षित हैं तो हम क्या जानते हैं, जितने बच्चे पैदा होते जाएं हम कहते सब भगवान की कृपा है। अगर उन्होंने दिया है तो भोजन और उनकी पालन की व्यवस्था उनका है, हमारा क्या है, हमारा कोई दोष नहीं है। तो सोचिए ऐसे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जन्म दर क्या होगा, जन्म दर अधिक होगा। ठीक है, जन्म दर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यहां पे बर्थ रेट लिख देते हैं, यहां पे हम डेथ रेट लिख देते हैं। ठीक है, तो जन्म दर क्या होगा, अधिक होगा। तो जब जन्म दर अधिक होगा, हम अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे ये नहीं है, तो दवाई वाई के बारे में क्या जानकारी होगा, पता होगा क्या, मेडिसिन के बारे में नहीं जानकारी होगी। तो जन्म दर अधिक होगा तो मृत्यु दर भी क्या होगा, अधिक होगा। देखिएगा, मृत्यु दर भी अधिक होगा। ऐसे जगह पे जन्म दर का अधिक होना और मृत्यु दर का भी अधिक होना, दोनों ज्यादा अवस्था में होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 10 लाख वर्ष में इस पृथ्वी पर मात्र 55 करोड़ जनसंख्या हो पाई। उसके बाद आज हम देखेंगे कि 21वीं सदी की जो बात करते हैं तो 700 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पहुंच गई है। तो इस तरह से हमने देखा, क्योंकि जब जितना लोग मरेंगे उतने लोग जिएंगे,
तो कहीं जनसंख्या बढ़ेगी। यानी 1000 जनसंख्या पे 35 लोग जन्म लेते हैं। अब मान लीजिए 35 लोग मर जाएंगे तो जनसंख्या में कोई वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जन्म दर भी अधिक होता है और मृत्यु दर भी अधिक होता है। ये हम कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज है। हम लास्ट स्टेज में आप चलते हैं, फिर 3 बीच में हम उसकी जिक्र करेंगे। तो लास्ट स्टेज में शिक्षित है, नगर में रहता है, औद्योगिकरण है, यानी वो पढ़ लिख करके होशियार हो गया भाई। वो समझ सकता है कि ज्यादा लोग अगर हमारे परिवार में रहेंगे तो जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे। जब संसाधन कम पड़ जाएंगे तो हम बहुत अच्छे ढंग से उसको हम मतलब प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कतें होंगी। तो स्वाभाविक है जहां पे लोग शिक्षित हों, जहां पे लोग नगरों में रहते हों और जहां पे औद्योगिकरण हो, तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो यहां पे जो जनसंख्या क्या होता है, हम कह सकते हैं जो जन्म दर है वो क्या है? निम्न है। जन्म दर क्या है? निम्न है। तो जन्म दर अगर निम्न है तो मृत्यु दर भी क्या होगा? निम्न होगा। मृत्यु दर भी निम्न है। अब हम देख सकते हैं कि 2 स्टेज की हमने बात कर लिया है। ये पहला स्टेज है और ये 5वां स्टेज है। 5वां स्टेज है यानी पहले गांव में लोग रहने वाले व्यक्ति ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित, तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अब लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं शहरों की तरफ भागें, इसीलिए शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। भीड़, शहरों में बहुत ट्रैफिक लग रही है, कहीं जाना है तो 2 घंटे तक ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो देखते होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे जो एकदम बेकार है लोग रहेंगे न, उनके पास कोई प्लानिंग है, तो जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर भी अधिक होगा। और जैसे हम होशियार हो गए, मतलब विवेकशील हो गए, सोचने समझने की क्षमता आ गई, हम भीड़ भाड़ से अलग होने का प्रयास करने लगे, तो जन्म दर निम्न हो गया। यानी हम बच्चा पैदा भी कम करते हैं, अब मरते भी कम है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली। अरे भाई, हम जब पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए पढ़ाई लिखाई होती है, तो हम दवा का आविष्कार किए, साधन का आविष्कार किए, हमने अच्छे भोजन का आविष्कार किया, हमने चिकित्सा का आविष्कार किया, हमने बहुत सारे ऐसे रोगों का इलाज ढूंढ लिया जिससे लोग एक ही बार मर जाते थे। तो सब शिक्षित हो गए, तो सब हम इसका प्रयोग करने लगे, तो हमारी जन्म दर क्या हो जाएगी? निम्न भी होगी और मृत्यु दर भी निम्न होगी। तो इस तरह से हमने देखा ये शिक्षित, जहां पे टोटल 100% जनसंख्या एजुकेटेड हो जाता है और हम संसाधनों का बड़ी सरलता से प्रयोग करते हैं, तो वहां पे ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अब 3 अवस्था और हम देखते हैं। जो उच्च जन्म दर, ये जो दूसरी अवस्था की हम बात करें, दूसरी अवस्था की बात करें तो उच्च जन्म दर तो होता है लेकिन उच्च मृत्यु दर भी होता है। यानी हम कह सकते हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन जो मृत्यु दर है वो गिरती हुई होती है। जैसे डिमिनिशिंग लॉ की आप बात करते हैं, लेकिन ये क्या है? गिरती हुई दर से होती है। यानी हम कह सकते हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर तो है, लेकिन ये गिरती हुई दर से होता है। ये 2 हो गया। और तीसरी की बात करते हैं हम, फिर चौथी कहीं अभी उड़ा के ले जाते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी उच्च जन्म दर होता है लेकिन मध्यम मृत्यु दर होता है। उच्च जन्म दर होगा और मध्यम मृत्यु दर होगा। उच्च जन्म दर होगा, मध्यम मृत्यु दर होगा। तात्पर्य यह है कि जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी, तो यहां पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन सकती है। यहां पे गिरती हुई है, थोड़ा सा जनसंख्या यहां बढ़ेगा,
लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये तो नॉर्मल है। हम चौथे हैं, जो 1, 2, 3 और चौथा हमको बाकी है, जो मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। यानी चौथा ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं, चौथे ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन लगा देते हैं। यानी ये आपने 3, 4, 5 अवस्थाओं में जाना, लेकिन चौथी अवस्था का है मध्यम जन्म दर है, मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, निम्न मृत्यु दर है। तो हमने देखा कि ग्रामीण खेतिहर, तो हम क्या कहते हैं इसी को, यानी हम कह सकते हैं अधिक जन्म दर अधिक मृत्यु दर से जन्म दर निम्न और मृत्यु दर निम्न के परिवर्तन संक्रमण को ही हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। हम कह सकते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं इसी चक्र को हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, कि जो मतलब ये ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित से जब हम शिक्षित और औद्योगिक और नगरीकरण में प्रवेश कर जाते हैं, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से लेकर के निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के इस चक्र को ही हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यानी पूर्व का भी अध्ययन और वर्तमान का भी अध्ययन के बीच में जो संक्रमण, जो अवस्थाएं आई हैं, इन्हीं अवस्थाओं को हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो आपने देखा कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है और इसकी कितनी अवस्थाएं हैं। इन पांचों अवस्थाओं को आइए हम एक डायग्राम, एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।